और देश हित की शुरुआत हम आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। खबर यह है कि अब 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर किसी की कमाई 7 लाख है तो उन्हें 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। उन्हें 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा, इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी, लेकिन आपको ये गुणा भाव करने की जरूरत नहीं है। आज हमने कई टैक्स एक्सपर्ट से पूछकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आपको इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए ये बेहद अहम रिपोर्ट। Propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। मुझे बहुत ही खुशी एंड रिलीफ हुई। जो पॉजिटिविटी लगता है कि काम हुआ है। वित्त मंत्री ने इसमें बहुत बड़ी छूट दी है। उन्होंने जो रोड मैप दिया है वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। अभी ये बजट इतना बड़ा गेम चेंजर होगा। 2023 के बजट में सबसे बड़ा फायदा सैलरी कमाने वाले लोगों को मिला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 8 साल के बाद इस इनकम ग्रुप को टैक्स में राहत दी है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आज नए बजट के ऐलान के साथ आपका टैक्स कितना घटा और फायदा कितना बढ़ा है, इस पर आपका संपूर्ण कंफ्यूजन अगले कुछ मिनटों में दूर हो जाएगा। आज 5 नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक टैक्स की दर 5% होगी। 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% होगी। ये टैक्स रेट 7 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी कमाने वालों पर लागू होंगी। अब समझिए सैलरी क्लास को बजट में छप्पर फाड़ फायदा कैसे मिल रहा है। अब आपको आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके बताते हैं। आसान भाषा में समझे तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर पहले भी टैक्स 0 था और अब भी शून्य ही है। 7 लाख रुपए की इनकम पर पहले 33,800 रुपए टैक्स लगते थे, जो कि अब 0 हो गया है। यानी अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत आपको 33,800 रुपए की बचत होगी। इसी तरह 8 लाख रुपए की इनकम पर पहले 46,800 रुपए टैक्स लगते थे, जो कि अब घटकर 31,200 रुपए हो गया है। यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ आपको 15,600 रुपए की बचत होगी। 9 लाख रुपए की सैलरी वालों के लिए बचत और भी ज्यादा होगी। पहले इस इनकम ग्रुप को 62,400 रुपए तक टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 41,600 रुपए देना होंगे। यानी पहले के मुकाबले उन्हें 20,800 रुपए की बचत होगी। और 10 लाख रुपए की इनकम वालों को पहले के मुकाबले 23,400 रुपए का फायदा मिलेगा। नए टैक्स सिस्टम में एक और फायदा मिला है। अब इसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी वो पैसा जो आपकी आमदनी में कम कर दिया जाता है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घट जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स एक सैलरी क्लास पर्सन को दिए गए हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रिजीम में डाला गया है, प्लस टैक्स स्लैब्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं और कोशिश की गई है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम तक कोई टैक्स ना लगाया जाए। इस साल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम 7 लाख रुपए तक टैक्स को एग्जाम कर देंगे, आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अब आपको इस साल से अपने टैक्स बचाने के लिए कोई भी आउटफ्लो नहीं करना है। वो कंपल्शन आपके ऊपर नहीं है कि आप ATC के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, LIC लीजिए। आपको अपफ्रंट जो 7 लाख रुपए की इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स का रिबेट आपको मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स देने वालों को राहत दी है। हालांकि ये फायदा सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो नई टैक्स रिजीम को चुनेंगे। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 2 ऑप्शन बने रहेंगे। आम बजट के बाद पूरे देश से रिएक्शन आ रहे हैं और लोगों को सबसे ज्यादा खुशी 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होने को लेकर है। 7 लाख तक एग्जाम्पशन भी है, जो 5 लाख तक। 2 लाख के ऊपर 20% डाल दिया तो वो मिनिमम 40,000 तक सेविंग हो जाएगा। पैसा आएगा हाथ में तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट इकोनॉमी इकोनॉमी एज अ होल बढ़ेगा डायरेक्टली। बजट तो एक्सेलेंट बजट है। ऐसी बजट के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे। कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा है। सैलरी इनकम वाले के लिए टैक्सेस कम किया गया है। टैक्स स्लैब को रिवाइज करने की डिमांड पिछले कई सालों से हो रही थी और मिडिल क्लास को मिले इस फायदे से देश को भी बड़ा फायदा मिलेगा। मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को
गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब 15.5 लाख तक की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की 52,500 रुपए की छूट मिलेगी। देश में अब तक सबसे ज्यादा टैक्स रेट है 42.74%, जिसे घटाकर अब 39% कर दिया गया है। अब नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट पे लागू रहेगी। हालांकि टैक्स पेयर्स के पास पुरानी व्यवस्था चुनने का ऑप्शन भी होगा। एक और बड़ी बात यह भी है कि पहले के मुकाबले इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाला वक्त भी 93 दिनों से घटाकर 16 दिन हो जाएगा। कुल मिलाकर 2023-24 के बजट ने सैलरी कमाने वाले क्लास को खुश कर दिया है और 7 लाख पर जीरो टैक्स की खुशखबरी ने मिडिल क्लास की कमाई बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने एक्सपर्ट से भी जाना कि इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उनकी राय भी उस पर आपने सुनी। आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है? इनकम टैक्स में इस छूट का मतलब समझिए। इस फैसले से शॉर्ट टर्म में सरकार को 38,000 करोड़ रुपए कम टैक्स मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद देश को लॉन्ग टर्म में फायदा होने वाला है। यानी कि दूरगामी सोच के साथ इस फैसले को लिया गया है। ये 38,000 करोड़ रुपए अब टैक्स पेयर्स को मिलेंगे। उनकी जेब में पहले से ज्यादा पैसा होगा, यानी कि हर इंसान को इससे फायदा मिलेगा। 7 लाख रुपए सालाना कमाने वालों की जेब में 33,000 रुपए अब से ज्यादा आएंगे, यानी इन्हें 12 महीने के बदले करीब 13 महीने की सैलरी मिलेगी। ये टैक्स पेयर्स अपना पैसा या तो कहीं खर्च करेंगे या फिर कहीं इन्वेस्ट करेंगे, मतलब पैसा बाजार में ही आएगा और इकोनॉमी भी इससे आगे बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि 7 लाख तक जीरो टैक्स की वजह से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और जब भी टैक्स फाइल करने वालों की संख्या बढ़ती है तो सरकार की टैक्स वाली आमदनी भी बढ़ जाती है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। इसका फायदा क्या होगा, अब आप ये भी समझ लीजिए। इस वक्त देश में 137 करोड़ लोग हैं, लेकिन करीब 8 करोड़ 22 लाख लोग ही टैक्स देते हैं और सरकार को लगता है कि देश को इस फैसले का बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। और अब आपकी जेब की बात। बजट का ऐलान होते ही तुरंत ख्याल आता है कि क्या सस्ता हो गया, क्या महंगा हो गया। आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे, तो बस इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। सरकार के बजट में जन सरोकार कितना? दो 2023 के बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ? I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Now I come to what everyone is waiting for. बजट की बात बाजार में आएगी तो जुबान पर सवाल आएगा कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। आइए सबसे पहले आपके इसी सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर, क्या क्या सस्ता हुआ? तो मोबाइल फोन सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, टीवी के दाम घटेंगे, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, पीतल के सामान सस्ते होंगे, साइकिल की कीमत भी घटेगी, बच्चों के खिलौने भी सस्ते होंगे,
अब देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो इस बजट के बाद महंगी होंगी। तो सोना और प्लेटिनम महंगा होगा, चांदी के सामान महंगे होंगे, किचन की इलेक्ट्रिक चिमनी महंगी होगी, सिगरेट भी महंगी होगी। सस्ती और महंगी चीजों की जानकारी तो हो गई, लेकिन वो कौन सी फैक्टर हैं जिससे कोई भी चीज सस्ती या महंगी होती है, आइए समझते हैं। जैसे आज के बजट में देखा, काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि दैट अगर वो लिखा आ रहा है कि कोई चीज़ महंगी हो रही है और सस्ती हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट जो चीज़ें करते हैं वो इसलिए महंगी या सस्ती होती है क्योंकि उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ती या कम होती है। कस्टम ड्यूटी होती क्या है? ड्यूटी जो बाहर की चीज़ें इंडिया में या किसी भी देश में आती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट एक ड्यूटी लगाती है कि इंडिया में बेचने के लिए या लाने के लिए आपको एक ड्यूटी प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो ड्यूटी जिन जिन प्रोडक्ट में कम होती है वो आपकी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जिन जिन प्रोडक्ट में वो बढ़ती है उसमें वो महंगी हो जाती है। वैसे आपके मन में सवाल होगा कि ये कुछ सालों पहले बजट के दिन ही सस्ती और महंगी चीजें पता चल जाती थी, उसमें सभी सामानों का जिक्र होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब 90% सामान जीएसटी के अंदर आते हैं और इसकी कीमत जीएसटी पर निर्भर करती है और जीएसटी से जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। बजट में इसका कोई रोल नहीं होता। बाय द वे, बजट में जीएसटी डिसाइड नहीं होता है, जीएसटी काउंसिल की अलग मीटिंग होती है, पर एक डायरेक्शन मिलता है। देखिए, जीएसटी का कलेक्शन 1.53 लाख करोड़ आया कल, अपने आप में बहुत अच्छा फिगर है। हमें एक कंट्री अपने रन करने के लिए कोई 45-50 लाख अगर अच्छी रन करने के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है अगले फाइनेंशियल में 20-21 लाख करोड़ तो जीएसटी कलेक्शन से आएगा। बजट भाषण के दौरान एक बड़ा मजाकिया वाकया भी हुआ जब वित्त मंत्री पुराने प्रदूषित वाहनों को बदलने की बात कर रही थी। उन्होंने गलती से प्रदूषित की जगह पॉलिटिकल कह दिया, जिस पर संसद में मौजूद सभी सदस्यों ने जमकर ठहाके लगाए। Replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles may be applicable, right? 2024 से पहले इस चुनावी बजट में फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे और सोने चांदी के गहने महंगे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मोदी सरकार के इस बजट में अब आपको सबसे ज्यादा फायदे वाला नंबर गेम बताते हैं। पूरे बजट में सबसे ज्यादा फायदे वाले 3 वर्ग कौन हैं? करदाता, महिलाएं और बुजुर्ग। सबसे ज्यादा फायदा बजट से करदाताओं को होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 लाख रुपए की कमाई तक टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा बड़ा फायदा हुआ है देश की सभी महिलाओं को। कैसे, वो भी जान लीजिए। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से कई स्कीम्स आ रही हैं, जिसके तहत उन्हें 7.5% ब्याज मिलेगा। इस योजना के बारे में हम आपको विस्तार से पूरी रिपोर्ट देंगे। तीसरा बड़े लाभ की भी बात करते हैं। तीसरा बड़ा लाभ वरिष्ठ नागरिकों को हुआ है। उनके लिए बचत सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। This is the first budget in Amrit Kaal. बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। देश तब खुशहाल होगा जब युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, गरीब, किसान ये सभी खुश होंगे। मोदी सरकार का दावा है कि इस बजट में सभी वर्ग के सपने पूरे होंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? अब आप इसे एक एक कर समझ सकते हैं। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। बजट में महिलाओं को क्या मिला? महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि महिला होने के नाते देश की वित्त मंत्री किचन का ख्याल रखेंगी और रसोई घर में बढ़ते बजट को
कंट्रोल करने के लिए अपने बजट में कुछ जरूरी ऐलान करेंगी। लेकिन वित्त मंत्री ने किचन की महंगाई पर काबू पाने वाला ऐलान ना करके भी महिलाओं को खुश कर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र। मोदी सरकार सभी महिलाओं के लिए वन टाइम सेविंग स्कीम लेकर आ रही है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। इस योजना के तहत महिलाओं को जमा राशि पर 7.50% ब्याज मिलेगा। हालांकि महिला सम्मान बचत पत्र में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए ही फिक्स डिपॉजिट किए जा सकते हैं और इसका लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये सुविधा सिर्फ 2 साल के लिए है। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने के लिए भी बजट का इंतजाम किया गया है। वित्त मंत्री ने इसमें बहुत बड़ी छूट दी है, 20 लाख करोड़ का क्रेडिट। इट्स अ बिग थिंग फॉर दिस सेक्टर। एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो मैं कहूँगी कि हम एग्रीकल्चरल या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे कंपनीज रिलेटेड में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड जो कि स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने अनाउंस किया है वित्त मंत्री ने, सो ये हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट है। बजट में बुजुर्गों को क्या मिला? 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी ये बजट राहत लेकर आया है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया। पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 7.60% ब्याज मिलता था, लेकिन अब 8% ब्याज मिलेगा। ये नियम 1 जनवरी 2023 से ही लागू है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बुजुर्ग पहले 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे, लेकिन अब 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये गेम चेंजर बजट है जो अभी लोगों को कैलकुलेशन के बाद समझ में आएगा। विपक्ष का यही होगा कि वो बैठे रह जाएंगे और मोदी जी ने इतना बड़ा छक्का मांगा है कि स्टेडियम के बाहर हो गया है। ऐसा नहीं कि फील्ड के बाहर हो गया, ये स्टेडियम के बाहर हो गया। 8% ब्याज दर के साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार की सेविंग स्कीम में सबसे फायदेमंद बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक ऐसा सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं, क्या बजट 2023 का है और इसका जो टारगेट है वो 2024 पर है? विपक्ष कह रहा है कि ये वोट वाला बजट है, लेकिन अगर मोदी सरकार के बजट में किए गए ऐलान का बारीकी से विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि हर वर्ग को कैसे बुनाने की या कहें कि उन्हें खुश करने की कोशिश की गई। बजट में ऐलान किया गया कि 7 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे राहत के साथ साथ 8 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को साधने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए किसानों को कर्ज देने के लिए सरकार इंतजाम करेगी। सोचिए, 20 करोड़ किसान हैं देश में। ये फैसला किसानों के हित में है। हो सकता है इसका फायदा मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में भी मिले। बुजुर्गों की अगर बात करें तो बुजुर्गों के लिए सेविंग लिमिट को भी बढ़ाया है। 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। देश में 17 करोड़ बुजुर्ग हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी सरकार के बजट वाले ऐलान से खुश होगी। अब इसका फायदा चुनाव में मिलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आबादी की बात करते हैं। महिलाओं के लिए क्या खास रहा? आधी आबादी के लिए महिला बचत सम्मान पत्र के रूप में डिपॉजिट पर 7.5% का फिक्स ब्याज देने का ऐलान किया गया। हमें भूलना नहीं चाहिए, देश में 48% महिलाएं हैं और इनके वोट पर हर चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। इसी तरह पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के जरिए युवाओं को खुश करने की कोशिश की गई है। युवाओं से जुड़े मुद्दे भी देश में बड़े मुद्दे हैं, इन पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा अगर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों के उत्थान के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या आप जान लीजिए, कुल आबादी का 8.6% है। अब अगर ये वर्ग खुश होता है और ये खुशी वोटों में तब्दील होती है, ये तो वक्त ही बताएगा और ये चुनावों के नतीजे को कैसे प्रभावित करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों और आदिवासियों पर रहा। देखते हैं कि बजट से किसानों और आदिवासियों को क्या मिला है। बजट से किसानों को क्या मिला? डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। मोदी सरकार का दावा है कि ये बजट किसानों को हाईटेक बनाने वाला है।
इस बजट में डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कई बड़ी योजनाओं का जिक्र है। ऑर्गेनिक खेती के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। गोवर्धन स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे और अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे। कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए कृषि संवर्धक फंड का ऐलान हुआ है। 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। किसानों को आसानी से कर्ज मिले, इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाएगा। किसानों को कर्ज में छूट अगले 1 साल तक जारी रहेगी और मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोदी सरकार के मुताबिक भारत को मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। बजट में आदिवासियों को क्या मिला? इस बार बजट में आदिवासियों की शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान आदिवासी हित के कई अहम ऐलान किए। आदिवासियों के कल्याण के लिए पीएम-पीडीटीजी विकास मिशन शुरू होगा। इसके तहत अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश हित में अब बात करते हैं बजट से चीन पर चोट की। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती चीन है। इसके लिए भारत के बजट में रणनीतिक और कूटनीतिक तैयारियां दोनों दिखाई दे रही हैं। भारत ने बजट में उन पड़ोसी देशों को मदद देने का भी ऐलान किया है जहां चीन का प्रभाव बढ़ा तो भारत का सिरदर्द बढ़ सकता है। भारत ने भूटान और नेपाल को सबसे ज्यादा मदद दी है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद देशों को भी मदद का ऐलान किया गया है। अफगानिस्तान में भले ही तालिबान की सरकार हो, लेकिन वहां के लोगों की मदद और भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान को भी मदद का ऐलान बजट में किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गलवान से तवांग तक चीन के साथ सीमा पर बढ़ता तनाव। एलएसी पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की बढ़ती तैनाती। लगातार अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने वाला चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सपना देखने वाला चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन। भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारियों का खाका खींचने से पहले चीन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जब चीन से टेंशन हाई हो, चीन सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया हो, तो बजट में भी सरकार की कोशिश इस खतरे से मुकाबले के लिए तैयारी की दिखाई दे रही है। हम आपको बताएंगे इस बार भारत के डिफेंस बजट में सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की है और सरकार इसके जरिए देश की सेना को कौन कौन से हथियारों से लैस करने की तैयारी कर रही है। लेकिन पहले देखिए आखिरकार कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए इस बार बजट में क्या क्या तैयारी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं भारत किन किन पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए बजट में कितना प्रावधान कर चुका है। इस बार बजट में भूटान को लगभग 2400 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया गया है। नेपाल को 550 करोड़, मॉरिशस को लगभग 460 करोड़, मालदीव को 400 करोड़, म्यांमार को 400 करोड़ और अफगानिस्तान को 200 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश को 200 करोड़, श्रीलंका को 150 करोड़, सेशल्स को 10 करोड़ और चीन के पास मौजूद मंगोलिया को भी 7 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। विदेशी सहायता मद में सबसे ज्यादा मदद भूटान को दी जा रही है। इस बार इस मदद में बढ़ोतरी करते हुए भूटान को 2400 करोड़ दिया जा रहा है। अब आप ये समझिए चीन को देखते हुए ये क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। भूटान पर भारत का प्रभाव सबसे ज्यादा है। भूटान भी वो देश है जिस पर अतिक्रमणकारी चीन की बुरी नजर है। भूटान के जिन इलाकों पर
चीन दावा करता है वो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए डोकलाम में भारतीय फौजों ने चीन का रास्ता रोका था। फिलहाल भूटान और चीन में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत पर सहमति बनी है, जिसके बाद भारत के कान भी खड़े हो गए हैं। डोकलाम के पास भारत, चीन, भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। उस टाई जंक्शन को लेकर देशों के बीच विवाद चलता रहा है। भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता में डोकलाम पर बातचीत शामिल है और इसीलिए भारत के लिए ये बेहद अहम है। भूटान का यह क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, के पास मौजूद है। चीन भूटान के क्षेत्र पर दावा करता है और इसे हथियाना चाहता है। बदले में वो भूटान को एक दूसरा विवादित क्षेत्र देने को तैयार है, लेकिन अगर भूटान चीन को यह हिस्सा दे देता है तो चीनी चिकन नेक के बेहद करीब आ जाएंगे। भारत के लिए ये बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। चीन की पूरी कोशिश है भूटान पर प्रभाव बढ़ाया जाए, लेकिन भारत का भूटान पर प्रभाव, भूटान में चल रही भारतीय परियोजनाएं और भूटान की मदद चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। ये जो बजट में 2400 करोड़ भारत ने एलोकेट किया है, ये इसलिए अहम हो जाता है। देखिए, सारे पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा भूटान को दिया जा रहा है। वो इसीलिए दिया जा रहा है कि भूटान अभी एक टिपिंग पॉइंट पे है। भूटान में भी चाइना की कोई खास एंट्री नहीं है इकोनॉमिक। तो अगर भारत कुछ अच्छी मदद कर दे भूटान की इस समय, तो भूटान को चाइना की तरफ देखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा नेपाल को भारत ने 550 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चीन नेपाल में बड़ा निवेश भी कर रहा है। पोखरा एयरपोर्ट के निर्माण के अलावा अब चीन नेपाल में रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा नेपाल की नई सरकार को भी चीन से प्रभावित माना जा रहा है। चीन अगर नेपाल में और मजबूत हुआ तो ये खबर भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे में नेपाल को प्रभाव में रखने के लिए भारत ने नेपाल के लिए सहायता का ऐलान किया है। इसके अलावा भारत म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की मदद भी कर रहा है। इन देशों में भी चीन अपना हित तलाश करता रहता है। चीन की कोशिश इन देशों में अपनी ताकत को बढ़ाने की है। वहीं भारत की नजर उन छोटे छोटे देशों पर भी है जो हिंद महासागर में मौजूद है। इसीलिए मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स की मदद के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यहां पर भारत जो आर्थिक मदद दे रहा है, डेफिनेटली यस, ये इफेक्टिव रहेगी कुछ, परंतु यस, चाइना जिस अमाउंट में अभी तक इन देशों को प्रॉमिस करता है और इन्वेस्ट करता है, उसके मुकाबले में कम है। बट एक चीज और हुई है श्रीलंका क्राइसिस के बाद, कि इन सारे देशों में जो चाइना के बड़े बड़े प्रॉमिस प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है। और दूसरी बात यह है कि चाइना की अपनी इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है। वहीं भारत ने चीन से सटे मंगोलिया के लिए भी मदद का प्रावधान रखा है। यानी बजट में भी चीन को ध्यान में रखते हुए उन देशों के साथ रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश की गई है जहां चीन का प्रभाव बढ़ा तो वो भारत के लिए चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में चलिए अब बात करते हैं भारत के डिफेंस बजट की, जिसमें चीन से निपटने की तैयारी भी है और सीमा पर साजिश करने वाले चीन के दांत खट्टे करने वाले सैनिकों का ख्याल भी रखा गया है। चीन से तनातनी के बीच डिफेंस बजट में हथियारों की खरीद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस साल रक्षा मंत्रालय को नए हथियारों की खरीद के लिए कुल 1,62,484.58 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना को सबसे ज्यादा 57,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसकी वजह है वायुसेना के कई बड़े प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, इन पर बड़ा खर्च होना है। नेवी की बात करें तो नेवी को 52,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि नेवी के लिए नई सबमरीन से लेकर फाइटर जेट्स की डील भी होनी है और आर्मी को 37,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जाहिर सी बात है, इन हथियारों की खरीद चीन की चुनौती से निपटने के लिए मददगार साबित होगी। देश की आर्थिक तरक्की, देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देश की सुरक्षा भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देशों के पड़ोसी हों और इन मुल्कों से सीमा विवाद भी चल रहा हो, तो रक्षा तैयारियों को मजबूत करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
पाकिस्तान देश के लिए बड़ा खतरा नहीं, लेकिन चीन के साथ बढ़ते तनाव और उसकी सैन्य तैयारियों को देखते हुए सरकार ने इस बार रक्षा बजट में कुछ नए प्रावधान किए हैं, जिससे भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और चीन के खिलाफ तैयारियों को मजबूत करने के लिए ये इस वक्त भारत की सबसे बड़ी जरूरत भी है। This is the first budget in अमृतकाल। भारतीय रक्षा मंत्री और भारतीय सेना अध्यक्ष दोनों ही ये बात कह चुके हैं कि चीन की सीमा पर हालात अप्रत्याशित हैं और चीन के खतरे से निपटने के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं करना है, नए हथियारों की भी जरूरत है। इनमें हल्के टैंक, बेहतर तोपें, एयर डिफेंस सिस्टम, नई मिसाइलें और सबमरीन की जरूरत है और इन सब पर खासी रकम खर्च होनी है। भारत के रक्षा बजट की बात करें तो इस बार रक्षा मंत्रालय का कुल बजट 5,93,537.64 करोड़ का है, जबकि पिछले साल ये बजट 5,25,166 करोड़ रुपए का था। इस बजट में वेतन, पेंशन और कामकाज चलाने जैसे कामों के लिए कुल 4,22,162 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू होने के बाद सरकार को पेंशन पर अब ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है। इस साल रक्षा मंत्रालय को नए हथियारों की खरीद के लिए 1,62,484.58 करोड़ दिए गए हैं। नए हथियारों की खरीद के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर रक्षा बजट पेश किया गया है। 5.3 लाख करोड़ की डिफेंस बजट, जो कि कम से कम 12 से 13% हाइक है लास्ट ईयर के बजट से। और अगर स्पेशलिटीज देखा जाए तो पहला चीज है कि एक नोडल अम्ब्रेला क्रिएट किया गया है, यहाँ पे टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन वगैरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये एक साथ हो सकेगी। ये एक बहुत जरूरी चीज़ था, जैसे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे हैं। और एक जो पेंशन बजट है उसमें एक बहुत बड़ी इंक्रीज है। चलिए अब आप समझिए आखिरकार भारत के लिए नए हथियारों को खरीदना क्यों जरूरी है और इस बजट में अगर नए हथियारों की खरीद बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है तो ये पैसा कहां खर्च होगा। भारत को चीन और पाकिस्तान यानी दो मोर्चों पर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए नए हथियारों और सिस्टमों पर बड़ी रकम खर्च करनी होती है। इस साल नौसेना के लिए 27 फाइटर जेट खरीदने का फैसला होना है। इन जेट्स को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किया जा रहा है। इस सौदे के लिए फ्रांस के रफाल और अमेरिका के F-18 के बीच कड़ा मुकाबला है और इन दोनों में से कोई एक फाइटर जेट भारत में आने वाला है। नौसेना की बात करें तो कलवरी क्लास की 6 नई सबमरीनों का निर्माण शुरू करने का फैसला भी लिया जाना है, जिन्हें किसी विदेशी साझेदार के साथ मिलकर भारत नहीं बनाया जाना है। इससे पहले फ्रांस के सहयोग से भारत ने 6 कलवरी क्लास के सबमरीन का निर्माण किया है, जिसकी 5वीं सबमरीन INS वागीर इस साल नौसेना में शामिल हुई है। लेकिन हिंद महासागर में चीन की नौसेना का मुकाबला करने के लिए भारत को तैयारियां और मजबूत करनी है, जो भारत कर भी रहा है। इसके अलावा वायुसेना को 114 फाइटर जेट्स की खरीद की प्रक्रिया शुरू करनी है, जो बहुत बड़ा रक्षा सौदा होगा। इसके लिए फ्रांस, अमेरिका और रूस की रक्षा कंपनियां अपने घातक फाइटर जेट्स के साथ आवेदन के लिए तैयार हैं। ये फाइटर जेट्स इस वक्त भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी जरूरत भी है। एयरफोर्स की मैं बात करूं तो एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड है वो स्क्वाड्रन्स नहीं है, ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ डिप्लीटेड है। और अभी जो इंडक्शन का पेस है इसमें ना वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हम नहीं रीच कर पाएंगे। इनफैक्ट हमारी जो अभी परसेंटेज डिक्रीज है वो और भी बढ़ेगी आगे जाके। तो ऑब्वियसली एयरफोर्स को एक मेजर रिसोर्स चंक जरूरत पड़ेगा। भारतीय वायुसेना को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की नई स्क्वाड्रन के लिए भुगतान भी देना है, जिसकी सभी बैटरियां इस साल के अंत तक भारत को मिल जाएंगी। वायुसेना को नए ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स की भी जरूरत है। चीन इस क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है, इसलिए सेना को इस साल भी बड़ी तादाद में ड्रोन चाहिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सेना को बड़ी रकम की जरूरत है। सेना को पहाड़ों की लड़ाई के लिए हल्के टैंक और तोपों की भी जरूरत है। अगर आप आर्मी की देखें तो हमारे पास लाइट टैंक्स नहीं है। लाइट टैंक्स अभी हमने इनफैक्ट RFP वगैरह किया हुआ है, तो इट विल टेक टाइम जब तक कि लाइट टैंक्स हमारे पास आर्मरी में हो। इसी साल सेना के लिए नई असॉल्ट राइफल AK-203 की भी खरीद होनी है। विशेषज्ञ बताते हैं चीन के खिलाफ भारत हमलावर नहीं होने वाला, लेकिन चीन की साजिशों से निपटने के लिए जितनी ताकत भारतीय सेना के पास होनी चाहिए, देश उससे लैस है। यानी चीन ने हमला किया तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, लेकिन चीन कभी भारत पर हमला करने की हिम्मत न करे, इसके लिए तैयारियों को और बढ़ाना होगा।
हमारा काम है डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए तैयार रहने के लिए। तो डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए हम अभी तक जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं प्लस ये बजट से जो रिसोर्सेज आएंगे, आई थिंक हम एडिक्वेटली चीन को रोक सकते हैं। मगर अगर आपने एक्चुअली डेटरेंस वैल्यू लाना चाहते हैं अपने डिफेंस फोर्सेस में, ताकि चाइनीज जो है ये कल्पना भी ना करे कि वो हमारे को अटैक करे, तो हमारी जो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस है वो काफ़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिलहाल सरकार तेजी से भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी भी कर रही है। इसके अलावा मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए हथियार खरीदने का काम भी तेज कर दिया गया है। भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करते रहने और सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए नए हथियारों की जरूरत है। इसमें कई सौदे इस साल ही होने हैं, जिनमें फाइटर जेट, नौसेना के लिए फाइटर जेट, अच्छी तोपें और नए टैंक्स शामिल हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और ये बजट सिर्फ 2024 का नहीं बल्कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की नींव हो सकता है, और इस नींव को मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया है। इस बार बजट में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा और सबसे ज्यादा रुपए भी इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड के खाते में ही जाने वाले हैं। आइए अब नया बजट आपके सामने है। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बजट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने प्रतिक्रिया रखी, तो सबसे आखिर में एक यात्रा के आरंभ का ऐलान कर दिया। ऐलान वर्ष 2047 तक समृद्ध भारत, समर्थ भारत और संपन्न भारत के निर्माण का, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई क्रांति का भी ऐलान किया गया। मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये राशि पिछले बजट से 33% ज्यादा है। ये रकम पहले से कितनी ज्यादा है, इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानिए। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवे, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट पर करीब 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इन पैसों से पोर्ट, कोयला, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़े 100 नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होंगे। इसके अलावा 50 और नए एयरपोर्ट भी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बजट के बाद हो रही राजनीति की बात करते हैं। एक तरफ सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने बजट की जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष की बात करें तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसका विरोध ही किया होगा। पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। I present the budget for 2023-2024. बजट के बाद सरकार के मंत्रियों और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने बजट को देश हित का बजट बताया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी विरोध में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है
उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही। जहां शशि थरूर ने बेरोजगारी और मनरेगा पर सरकार को घेरा, वहीं अनुराग ठाकुर ने बजट को समाज के सभी वर्गों से जुड़ा हुआ बताया। ये बजट गांव का है, गरीब का है, महिला का है, मजदूर का है, जहां किसान और नौजवान का है, समाज के सभी वर्गों के लिए ये खुशी का बजट है। और मैं तो कहूँगा ये जहां एक और दूरदर्शी है, समावेशी बजट भी है और पारदर्शी भी है। अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन सबका ख्याल कहाँ रखा है? मनरेगा का नाम भी नहीं सुना। हमारे जो गाँवों में जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए क्या बताएं? एक्चुअली बेरोजगारी के लफ्ज़ भी नहीं सुना। हमारे देश में जो आंकड़े इतने बड़े हैं बेरोजगारी उसके बारे में कुछ नहीं सुना, और महंगाई के बारे में कुछ नहीं। टैक्स भी दे देंगे, लेकिन अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो जितनी भी टैक्स आपको बच सका वो तो आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आपने दोनों पक्षों को सुना। वहीं बजट के बाद हाउसिंग सेक्टर काफी खुश नजर आ रहा है। सेंचुरी प्लाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बजट को सही बताया और कहा कि इस बजट से देश की दिशा तय होगी। ये बहुत बढ़िया बजट रहा है। इस बजट में जो हम सभी को लगा था कि शायद गवर्नमेंट थोड़ा पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ जाएगा, वो एकदम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर ही काम किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ का, जो 2 साल पहले तक 5 लाख करोड़ भी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। और इससे मुझे लगता है कि अगले साल या अगले 2 साल नहीं, पूरे फ्यूचर के लिए इकॉनमी के रोड मैप टुवर्ड्स $10 ट्रिलियन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। इसको छोड़ के अगर आप हमारे सेक्टर को देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना पे 60% से ऊपर का बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। मुझे लगता है कि हाउसिंग की तरफ गवर्नमेंट का जो फोकस है वो क्लियरली दिखता है। अगर आप यूएस की इकॉनमी को देखते हैं, अगर आप चाइना की इकॉनमी को देखते हैं, तो इन सभी की इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टार्ट हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हुआ था। और अगर गवर्नमेंट इन दोनों पे फोकस कर रही है तो मुझे लगता है कि इंडिया इज़ इन द राइट डायरेक्शन। लास्टली काफ़ी समय बाद पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स में थोड़ी रिलैक्सेशन, थोड़े चेंजेस आए हैं, विच इज़ ऑलवेज अ वेलकम स्टेप। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल ये बजट सबके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहा है। तो देश हित में बजट का संपूर्ण विश्लेषण हम आपके लिए लेके आए। अब आपको ये तय करना है कि ये बजट आपके लिए अच्छा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। ऑनलाइन गेमिंग की प्राइज मनी पर बड़ा बदलाव हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग की प्राइज मनी पर 30% टैक्स लगेगा। अब 10,000 से भी कम पैसे पर लगेगा टैक्स। पहले 1 लाख तक की प्राइज मनी पर टैक्स नहीं लगता था।